हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी बाय ज्योति नैन। मेरा नाम है ज्योति। और जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि हमने रेस्टोरेशन पीरियड है जो उसका लेक्चर 10 हमने ख़त्म कर लिया था और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अगस्टन एज। ठीक है, रेस्टोरेशन एज का जो टाइम पीरियड था 1660 से लेके 1700 था, है ना। और अब आ गई है हमारी अगस्टन एज, तो 1700 से स्टार्ट होगी। 1700 से लेके 1798 उसका टाइम पीरियड है। और अगस्टन एज आल्सो कॉल्ड नियो क्लासिकल एज या फिर एज ऑफ रीजन। ठीक है, और इनको ऐसे अलग अलग टाइप के नाम क्यों पड़े हैं इस एज की? अगस्टन एज क्यों बोला है, न्यू क्लासिकल पीरियड क्यों बोला है, एज ऑफ रीजन क्यों बोला है? इसके पीछे कुछ थियरी हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं भाई ये ऐसे कैसे। तो चलिए आज का लेक्चर फर्स्ट है जो अगस्टन एज का, वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले देखते हैं हम जो ये अगस्टन एज है इसको फर्दर डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट। इसको आगे वेरियस ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है इस एज को। जैसे कि हमारा रेनेसा पीरियड आया था ना, रेनेसा पीरियड वैसे तो एक ही बोलते हैं लेकिन इसको फर्दर डिवाइड कर दिया गया था, जिसके अंदर सब ग्रुप्स थे, लाइक शेक्सपियरियन एज थी और फिर थे हमारे जैकोबियन पीरियड था, लाइक इस टाइप से कुछ काफ़ी सब ग्रुप्स में डिवाइड थी। इसी टाइप से हमारी न्यू क्लासिकल एज है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू फर्दर वेरियस ग्रुप्स। तो सबसे पहले आती है 1700 से 1750 तक एज ऑफ पोप। पोप कौन है? हमारे अलेक्जेंडर पोप। जो अलेक्जेंडर पोप है वो एक राइटर है और उनके नाम पर इस एज का नाम पड़ा है। एंड देन कम्स 1700 से लेके 1745, इट इज आल्सो कॉल्ड अगस्टन एज और नियो क्लासिकल पीरियड। एंड देन कम्स 1745 से लेके 1783 द एज ऑफ सेंसिबिलिटी। एंड देन कम 1740 से लेके 1800 तक एज ऑफ ट्रांजिशन। ये टाइम पीरियड जो मैंने अभी डिस्कस किया है वन बाय वन, आप खुद भी पढ़ सकते थे, लेकिन मैंने इसको क्यों डिस्कस किया, क्योंकि कई बारी ना हमारे राइटर्स दे दिए जाते हैं या कई बारी ऐसे दे दिया जाता है कि इनको क्रोनोलॉजिकल पीरियड में लगाओ। लाइक कि आपको दे देंगे कैवलियर राइटर्स, मेटाफिजिकल्स, राइटर्स ऑफ ट्रांजिशन या सेंसिबिलिटी, इस टाइप से। तो आपको वो क्रोनोलॉजी में लगाना होता है। तो इसको याद रखना, सबसे पहले कौन आते हैं? कैवलियर तो काफ़ी पहले आ चुके हैं, मेटाफिजिकल आते हैं और फिर ये आते हैं हमारे। इनको ध्यान से देख लेना एक बार, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको याद कर लेना एज इट इज़। और इसको हम वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे। एज ऑफ सेंसिबिलिटी, सेंसिबिलिटी में कौन कौन आता है? एज ऑफ ट्रांजिशन, इसमें कौन कौन आता है? ठीक है, सबसे पहले देखते हैं जो ये अगस्टन एज है, जो ये टर्म है, ये कहाँ से आई है, क्यों, मतलब इसको अगस्टन एज क्यों बोला है। तो ये थोड़ा थियरी डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज़ द थियरी बिहाइंड द नेम। देन लेट्स स्टार्ट। द टर्म अगस्टन एज कम्स फ्रॉम सेल्फ कॉन्शियस इमिटेशन ऑफ ओरिजिनल अगस्टन राइटर्स। कुछ अगस्टन राइटर हुए हैं जो कि हमारे वर्जिल हैं, होरेस एंड अदर क्लासिकल वर्क्स, जो कि अगस्टन राइटर्स उनको बोला गया है और उनको इमिटेट किया है। जो हमारे अगस्टन पीरियड में जो राइटर आते हैं, जो इंग्लिश पीरियड है अगस्टन एज का, उसमें जो इंग्लिश राइटर हैं उन्होंने हमारे कुछ राइटर्स हैं जो क्लासिकल राइटर बोल रहे हो या उन्हें अगस्टन राइटर क्यों बोला है वर्जिल और होरेस को, तो ये देखते हैं। सबसे पहले जो अगस्टन वर्ड है ये कहाँ से निकल कर आया है? ये निकल कर आया कि रोमन एम्परर होते थे अगस्टस सीजर, ये केम इनटू थ्रोन आफ्टर जूलियस सीजर। आपने शेक्सपियर के टाइम पे कुछ वर्क पढ़े होंगे, वहाँ पे जूलियस सीजर उनका एक वर्क है, तो वहाँ से इसकी स्टोरी पता चलता है। जूलियस सीजर के बाद अगस्टस सीजर आते हैं और ही इज आल्सो नोन एज ऑक्टोवियन सीजर। ठीक है, और ये इसके नेम के बाद ये इस पीरियड का नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि जो अगस्टन है वो रोमन एम्पायर का जो फर्स्ट किंग होता है। ठीक है, और उसके टाइम पीरियड में क्या होता है कि काफ़ी गोल्डन टाइम पीरियड होता है उनका, वो रोमन एम्पायर में जो अगस्टन सीजर है उनका टाइम पीरियड काफ़ी गोल्डन होता है। और अब यहाँ पे जो हमारा जो इंग्लिश लिटरेचर में है 18th सेंचुरी भी एक गोल्डन पीरियड होता है। ठीक है, चाहे आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से लगा लो, चाहे उन्हें लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से लगा लो या फिर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लगाओ, यहाँ पे गोल्डन पीरियड है। इस वजह से इसको कंपैरिजन किया है अगस्टन एज में। रोमन एम्पायर में जो गोल्डन पीरियड है वो किसके टाइम पर था? अगस्टस सीजर के टाइम पे था। और इंग्लिश लिटरेचर में गोल्डन पीरियड कब था? 18th सेंचुरी में। तो इस वजह से यहाँ पे इसका नाम
क्रिएट कर दिया अगस्टन एज। और अगस्टन एज क्यों बोला है, क्योंकि जो रोमन कुछ राइटर्स थे वर्जिल, होरेस, उनको इमिटेट किया है हमारे जो इंग्लिश राइटर ने। ठीक है, आई थिंक ये समझ चुके होगे आप ये थ्योरी। इसके पीछे ये जो लास्ट लाइन है, द राइटर ऑफ 18th सेंचुरी इमिटेटेड द लिटरेरी फॉर्म एंड थीम ऑफ द ओरिजिनल अगस्टस राइटर सच एज वर्जिल एंड होरेस, जो मैंने अभी बता दिया। जो अगस्टस राइटर बोल लो या उनको रोमन राइटर बोल लो, कुछ भी बोलो, वर्जिल होरेस, इनको इन्होंने इमिटेट किया है, उसकी थीम को अप्लाई किया है, वो कैसे लिखते थे उनसे काफ़ी मतलब इन्फ्लुएंस था इन पर। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अगस्टन एज। इनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं देख लेते हैं। 18th सेंचुरी इज आल्सो नोन एज न्यू क्लासिकल एज। इसको न्यू क्लासिकल एज भी बोला, और क्यों बोला है इसके पीछे भी थियरी देखते हैं क्या है। बिकॉज इट्स राइटर लुक बैक टू द आइडियल्स एंड आर्ट फॉर्म ऑफ क्लासिकल टाइम। जो क्लासिकल टाइम से उस टाइम के जो आइडल्स थे, उनके जो आर्ट फॉर्म थी, उसको इमिटेट किया है, मतलब उनसे काफ़ी प्रभावित हुए हैं, काफ़ी उनका इन्फ्लुएंस था इन पे। दे एम्फेसाइज इवन मोर देन देयर रेनेसा प्रोसीडर्स ऑन द क्लासिकल आइडल्स ऑफ ऑर्डर एंड रैशनल कंट्रोल। उन्होंने रेनेसा की बजाय, क्योंकि अभी भी रेनेसा खत्म हुआ था जस्ट पीरियड, उसकी बजाय इन्होंने जो न्यू क्लासिकल, जो क्लासिकल टाइम है, उस राइटर पर काफ़ी फोकस किया है। 18th century writers replaced Renaissance emphasis on the imagination, invention, experimentation and mysticism। ठीक है, इन्होंने ये जो थियरी है इमेजिनेशन, इन्वेंशन, एक्सपेरिमेंट एंड मिस्टिसिज्म, इस पर काफ़ी एम्फेसाइज किया है इसको। ठीक है, तो न्यू क्लासिकल एज क्यों बोला है, क्योंकि इन्होंने क्लासिकल जो राइटर हैं उनसे काफ़ी प्रभावित थे। ये लाइन फिर वही है, देयर एम्फेसिस वाज ऑन ऑर्डर, रीजन, रेस्ट्रेंट्स, ऑन कॉमन सेंस, ऑन रिलीजन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, फिलोसफिकल, कंजर्वेटिज्म। ठीक है, हर जगह इनका इन्फ्लुएंस देखा गया है, किनका, जो इनके जो क्लासिकल जो राइटर हैं उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी देखा गया है। 18th century writers maintained that man himself was the most appropriate subject of the art। इन्होंने मैन को, ह्यूमन बीइंग को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी है, मतलब वो उनका कंटेंट होना चाहिए जब भी वो लिटरेचर करते हैं। दे सा आर्ट इटसेल्फ एज एसेंशियल प्रैग्मेटिक एज वैल्यू, प्रैग्मेटिज्म को फॉलो कर रहे हैं। एंड देन दे सा आर्ट वाज somehow यूजफुल एंड वॉज प्रॉपरली इंटेलेक्चुअल देन इमोशनल। वो इंटेलेक्चुअल, प्रैग्मेटिज्म, वो उसका जो कंटेंट है लिटरेचर का, वो मैन, ठीक है, इन पर फोकस कर रहे हैं। समटाइम्स लेटर हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, मतलब 18th सेंचुरी का जैसे ही हाफ, मतलब उसके हाफ में जाती है 18th सेंचुरी, लाइक 1750 के बाद, द पीरियड बिटवीन 1750 टू 1790 इज टेकन एज द डिफरेंट पीरियड। मतलब 1750 के बाद डिफरेंट पीरियड स्टार्ट हो जाता है, जो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है। उसको क्या बोला है इन्होंने, एज ऑफ सेंसिबिलिटी। दिस पीरियड फोकस्ड ऑन इंस्टिंक्ट, फीलिंग्स एंड इमेजिनेशन। ठीक है, यहाँ पे ये इमेजिनेशन और फीलिंग्स पर फोकस कर रहे हैं। द पीरियड इज आल्सो कॉल्ड एज ऑफ रीजन एंड गुड सेंस। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये अंडरस्टैंडिंग, एनलाइटमेंट, इन चीज़ों की बातें करने लगे थे रेदर देन रिलीजियस एंड फिलोसफिकल। ठीक है, फिलोसफिकल और ये जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़कर इन्होंने अंडरस्टैंडिंग और एनलाइटमेंट पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया था। थॉट वॉज लेस इन कंपैरिजन इन बिलीफ, मतलब वो रीजन और प्रोपोर्शन, इन पर बेस्ड थी उनकी जो थिंकिंग थी इस टाइम पे। तो इनको रैशनल भी बोला गया है थोड़ा सा, एज ऑफ रैशनल। eagerness and passion were being bottled up by the poet of this era. The motivation was gone in technical skill. The literary works written in this era were mostly witty and fancy, devoid of using sentiment, desire and inspired energy। ठीक है, यहाँ से क्या है इंपॉर्टेंट स्लाइड से, एज ऑफ रीजन एंड गुड सेंस। एंड देन कम, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑफ प्रोज। ठीक है, हमने क्या क्या कर लिया, अगस्टन एज क्यों बोला है इसको, और इससे पहले क्या किया है, इसको एज ऑफ रीजन और प्रोज क्यों बोला है, और फिर इसका न्यू क्लासिकल एज क्यों बोला है। ठीक है, हमने 4-5 थियरी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं इसको एज ऑफ रीजन क्यों बोला, और द एज इज आल्सो कॉल्ड एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। इट द टर्म कॉइन्ड बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। ठीक है, मैथ्यू अर्नोल्ड ने बोला है इस एज को एज ऑफ रीजन एंड प्रोज।
प्रोज वाज मतलब इस टाइम पे क्या होता है, क्योंकि प्रोज ज़्यादा एग्जिस्टेंस में आ गए थे। प्रोज आप समझ सकते हो ना, इतना तो बेसिक आपका क्लियर ही होगा, मैं ये मानकर चलती हूँ, ठीक है। एक तो पोइट्री होती है, एक प्रोज होता है। पोइट्री मतलब जब मेट्रिकल सेंस में हम कोई चीज़ें लिखते हैं जिसमें मीटर होता है, राइम्स होता है, लेकिन प्रोज क्या होता है, सिंपल लाइन सेंटेंस होते हैं, और जैसे हम गद्य बोल देते हैं, जिसको हिंदी में गद्य बोल देते हैं, और पोइट्री को पद्य बोलते हैं। तो प्रोज में ज़्यादा लिख रहे थे पोइट्री की बजाय, ठीक है, इस वजह से इसको एज ऑफ प्रोज बोला गया है। ज़्यादा डीपली मत जाना इसके पीछे। दे आल्सो इमिटेटेड, दे वर आल्सो इमिटेटर ऑफ फ्रेंच, वो फ्रेंच राइटर से काफ़ी प्रभावित थे इस टाइम पे। एंड द स्टिमुलस ऑफ द फ्रेंच लिटरेचर कैन बी थ्रू आउट, उनके वर्क में ये चीज़ें फ्रेंच का जो इन्फ्लुएंस है वो क्लियरली देखा जा सकता है। एंड वो जो इन्होंने बोला ही है, उनका जो वर्क का कंटेंट क्या होना चाहिए, एलिमेंट ऑफ ह्यूमन नेचर होना चाहिए। तो ठीक है, अब बात करते हैं हम कुछ लिटरेचर ऑफ द अगस्टन एज। अगस्टन एज भी किस टाइप का लिटरेचर था, ठीक है। हमने क्या क्या देखा, एज ऑफ अगस्टन क्यों बोला गया, इसके पीछे क्या थियरी थी, एज ऑफ प्रोज क्यों बोला, क्या थियरी थी। फिर हमने देखा एज ऑफ और क्या किया था हमने, एक मिनट लेट मी चेक, थोड़ा स्किप हो जाता है। एज ऑफ न्यू क्लासिकल पीरियड, ठीक है, न्यू क्लासिकल पीरियड इसको क्यों बोला गया, एज ऑफ सेंसिबिलिटी, ये हमने किए हैं। अब बात करते हैं हम लिटरेचर। इस टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट राइटर के बारे में देख लेते हैं। अलेक्जेंडर पोप, सैमुअल जॉनसन आर सीन एज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव राइटर ऑफ दिस एज। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अलेक्जेंडर पोप के बारे में मैं बता चुकी हूँ, एज ऑफ पोप भी बोला गया है। अलेक्जेंडर पोप का एक वर्क आपने पढ़ा होगा, आई थिंक रेप ऑफ द लॉक, ठीक है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर ड्रैडन के बारे में बता रहे हैं, ड्रैडन इस एज रिलेटेड नहीं थे, लेकिन ड्रैडन को बोला गया है ही इज कॉल्ड या ही कैन बी सीन एज ए लिंक बिटवीन रेस्टोरेशन एंड अगस्टन एज। इनके बीच का लिंक बोला गया। और क्यों बोला है, ड्रैडन रोट कॉमेडीज इन रेस्टोरेशन वाइन, मतलब उनकी कॉमेडी पर इन्फ्लुएंस है रेस्टोरेशन एज का, बट आल्सो रोट सम वर्क्स इन न्यू क्लासिकल स्पिरिट, कुछ वर्क पर उनका न्यू क्लासिकल का इन्फ्लुएंस भी देखा गया है। अब ये बात मैं बता चुकी हूँ। मैथ्यू अर्नोल्ड कॉल्ड 18th सेंचुरी एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। इंपॉर्टेंट टर्म, इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद कर लेना एज इट इज, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। द इन्फ्लुएंस ऑफ एनलाइटमेंट विथ इंटेलेक्चुअल कंसीट सेट द टोन ऑफ मच अगस्टन एज, मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी जनर थे जो इस टाइम के लिटरेचर को काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रहे थे। उनके वर्क में इंटेलेक्चुअल कंसीट देखने को मिलता है, विट, एनलाइटमेंट, ये चीज़ें देखने को मिलती है। ड्राइडन, पोप, स्वीट एडिसन एंड अदर राइटर्स डेमोन्स्ट्रेटेड क्वालिटी ऑफ ऑर्डर, क्लैरिटी एंड स्टाइलिस्टिक डेकोरम। ये जो राइटर्स हैं ना, ड्राइडन, पोप, स्विफ्ट एंड एडिसन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर हैं इस एज के, याद रखना इनको। देयर वर्क वर कंसर्न विद द फैक्ट एंड रीजन एंड लेस कंसर्न वॉज सोन टू इमोशन एंड इमेजिनेशन। इमेजिनेशन कम दिखाई देता है और इनके वर्क में क्या दिखाई देता है, फैक्ट एंड रीजन, ठीक है। दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बेस्ड ऑन एनलाइटमेंट, अंडरस्टैंडिंग, विट, फैक्ट और रीजन, है ना। अब कुछ लिटरेरी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अगस्टन एज देखते हैं, मतलब इस टाइम में किस टाइप का लिटरेचर था, कौन सी लिटरेरी जनर एग्जिस्टेंस में आए हैं इस टाइम पे। इस टाइम पे इसको एज ऑफ प्रोज बोला गया ना, रीज़न तो हम समझ चुके हैं, जो कि लास्ट स्लाइड में भी बात की है। एज ऑफ रीज़न क्यों बोला, क्योंकि इन्होंने इनके वर्क्स में ज़्यादा फैक्ट और रीज़न दिखाई देता है, इमोशन और इमेजिनेशन की बजाय, तो इस वजह से इसको एज ऑफ रीज़न बोला है। लॉजिक पर बेस्ड बातें करते थे, ऐसे ही हवा में तीर नहीं उड़ाते थे। और एज ऑफ प्रोज की बात हुई है, तो इस टाइम पे प्रोज क्या, इस टाइम पे कौन से प्रोज आए भाई, प्रोज हो रही है बातें, लाइक इस टाइम पे एग्जिस्टेंस में आए पीरियोडिकल्स, क्रिमिनल बायोग्राफीज, ट्रेवलोग, पॉलिटिकल एलिग्री एंड रोमांटिक टेल्स, इस टाइप के जनर एग्जिस्टेंस में आए थे। और ये नोटिस करना सभी क्या है, ये प्रोज है ना कि पोइट्री है ना। द predominance of satire is an important literary characteristic of this age। जब हम अलेक्जेंडर पोप के पास जाएंगे आप इस चीज़ को अच्छे से समझ जाओगे कि सेटायर मतलब उनके मोस्टली हर वर्क में सेटायर भरा पड़ा है। आप चाहे डंसियार्ड देखिए, रेप ऑफ द लॉक देखिए, चाहे कोई भी वर्क उठा लीजिए, मतलब वो किसी को बख्शते ही नहीं थे, ठीक है। और आगे क्या बोल रहे हैं, अगस्टन एज सॉ द राइज ऑफ नोवेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से नोवेल की स्टार्टिंग मानी जाती है, ठीक है।
अगस्टन एज से नोवेल की स्टार्टिंग मानी जाती है, जो इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे कॉइन होती हैं। और इसी एज में कुछ 4 राइटर्स आते हैं जो कि ये रेड कलर में है, डैनियल डॉफिक, सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग एंड टोबियस सॉमलेट। ये 4 राइटर हैं जिनको क्या बोला गया है, 4 व्हील्स ऑफ नोवेल। 4 व्हील्स ऑफ नोवेल, अगर क्वेश्चन बनता है ऐसे तो वो कौन कौन थे, ये हमारे चारों राइटर्स हैं जो कि 4 व्हील्स ऑफ नोवेल थे। जो नोवेल के मतलब एक नोवेल को एक गाड़ी मान लो और उसके 4 व्हीकल, 4 टायर, कौन कौन थे, एक डैनियल डफी, रिचर्डसन, फील्डिंग एंड सॉमलेट, ये हमारे 4 व्हील्स ऑफ नोवेल थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये अंदर क्या निकल के आया, तो पीरियोडिकल्स एंड नोवेल और सटायर भी। अब बात करते हैं हम हीरोइक कपलेट। सबसे पहले बात देखते हैं हीरोइक कपलेट होता क्या। कपलेट का मतलब होता है 2 लाइन, ठीक है। कोई पोइट्री है, 2 लाइन के स्टेंजा होते हैं, जहाँ पे 2 लाइन एक स्टेंजा, ये 2 लाइन एक स्टेंजा, ये इसमें कितने स्टेंजा हो गए, 1 2 एंड 3। तो ये भी एक कपलेट है, ये भी एक कपलेट है, ये भी एक कपलेट है, ठीक है। तो कपलेट होता है 2 लाइन, जहाँ पे 2 लाइन। लेकिन हीरोइक कपलेट क्या होता है, जब उसमें आयम्बिक पेंटामीटर हो, ठीक है। ये मतलब काफ़ी डीपली समझने का टॉपिक है। आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, आयम्बिक पेंटामीटर होता है जिसमें 10 सिलेबल्स होते हैं। अब सिलेबल्स क्या होते हैं इसको अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। हीरोइक कपलेट क्या होता है, 2 लाइन्स ऑफ राइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर, याद रखना इसको, ये यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आता है। और यहाँ पे जो वर्स, जो पोइट्री थोड़ी बहुत लिखी गई है वो हीरोइक कपलेट में लिखी गई है ना। अब बात करते हैं सेंटिमेंटल कॉमेडी वाज ए न्यू ड्रामेटिक फॉर्म that became popular during this period and later it burlesque mocked by the writers such as Goldsmith। मतलब यहाँ पे सेंटिमेंटल कॉमेडी एग्जिस्टेंस में आती है और जिसको काफ़ी मजाक बनाया है हमारे ओलिवर गोल्डस्मिथ ने। सेंटिमेंटल कॉमेडी क्या होता है, जिसमें इमोशंस दिखाई जाती हैं। लाइक ये जस्ट 1750 से पहले जो हमारे अलेक्जेंडर पोप हैं या अदर राइटर्स हैं वो फैक्ट, रीज़न, लॉजिक पे बातें करते थे। लेकिन अब ये काफ़ी बोर हो चुके हैं, मतलब लाइक 50 सालों तक इंसान एक चीज़ पढ़ रहा है, सुन रहा है, वही आसपास हो रहा है। तो इन्होंने कुछ ये इन्होंने नोटिस किया, जो रीडर्स या कुछ और भी राइटर्स हैं उन्होंने नोटिस किया यहाँ पे कुछ इमोशंस तो है ही नहीं, लॉजिक पे बातें चल रही हैं। तो फिर एग्जिस्टेंस में आती है सेंटिमेंटल कॉमेडी, जहाँ पे कुछ इमेजिनेशन की बातें होती हैं, कुछ इमोशंस की बातें होती हैं, ठीक है। लेकिन फर्दर इट वॉज क्रिटिसाइज बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ, इसको आगे डिस्कस करेंगे। ये हमने डिस्कस कर ही लिया, पीरियोडिकल ऐसे, लिटरेचर ऑफ सेंसिबिलिटी एंड ग्रेवयार्ड पोइट्री। ग्रेवयार्ड पोइट्री भी इसी टाइम पीरियड पे आती है। तो हमने देखा इस स्लाइड में, मतलब लास्ट स्लाइड में और इसमें क्या क्या एग्जिस्टेंस जो इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पे ये जो लिटरेरी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अगस्टन एज है ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट है। राइज ऑफ नोवेल, हमारा पीरियोडिकल, ये इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे हम। पीरियोडिकल्स कौन से एग्जिस्टेंस में आए, हमारा सटायर कौन से थे, नोवेल कौन से, जो ये हमारे जो 4 राइटर्स उनके बारे में मैंने बता दिया, इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी जस्ट ये आपको ओवरव्यू दिया है। हीरोइक कपलेट आया, सेंटिमेंटल कॉमेडी आई, कौन सी सेंटिमेंटल कॉमेडी थी जिनकी हम बातें कर रहे हैं, ग्रेवयार्ड पोइट्री कौन सी थी, ठीक है। इनको 1 बाय 1 हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। और तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी, और एंड करने से पहले आपको ये मेरी पोलाइट रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जितना ज़्यादा शेयर आप करोगे उतना ज़्यादा मेरे को मोटिवेशन होगा। तो थैंक यू फॉर टुडे।